फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2024 में रिलीज्ड एक एडवेंचर एंड साइंस फिक्शन मूवी जिसका नाम है सरवाइव। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने और उसे और स्पेशल बनाने के लिए ओशन में आए हैं। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नजर आ रहा है। जहाँ एक तरफ बेन और उसके डैड टॉम फिशिंग में बिजी है, तो वहीं बेन की मॉम जूलिया और बहन कैसी सनबाथ का मजा ले रहे हैं। तभी जूलिया स्विमिंग के लिए समंदर में कूद जाती है क्योंकि कैसी पहले ही अपने फोन में बिजी है। अचानक जूलिया को स्विमिंग करते हुए किसी चीज का उसके आसपास होना महसूस होता है। जब उसने देखने की कोशिश की तो उसे समंदर बिल्कुल नॉर्मल लगा, लेकिन तभी किसी ने उसे अचानक समंदर के अंदर खींच लिया। पर फोन में बिजी कैसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं बेन और टॉम भी फिशिंग में बिजी हैं। उधर डूबती हुई जूलिया मदद के लिए टॉम को आवाज देती है, लेकिन किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। तभी अचानक टॉम ने जूलिया को नोटिस कर लिया और तुरंत पानी में कूदकर उसकी जान बचा ली। उन दोनों को यार्ड में ऊपर लाने के लिए बेन और कैसी ने भी सहारा दिया। अचानक हुए इस हादसे से टॉम थोड़ा परेशान हो गया और यार्ड पर वापस आते ही वो सबसे पहले अपनी ही कही बातों को दोहराता है कि जब कभी भी कोई स्विमिंग के लिए जाए तो किसी दूसरे को इन्फॉर्म जरूर करके जाए। इसके बाद माहौल को नॉर्मल करने के लिए सभी रात में बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। उसी समय कैसी के बॉयफ्रेंड की वीडियो कॉल आती है, जिससे कैसी को पता चलता है कि शहर में बड़ा तूफान आ रहा है, जिसे देखकर वो एक पल के लिए परेशान हो जाती है क्योंकि वो और उसकी फैमिली इस समय सुरक्षित जगह पर तो बिल्कुल नहीं थे। ये बात वो तुरंत अपने पेरेंट्स को बोलती है। सभी जल्दी से अपने अपने सेफ्टी वेयर्स चेक करते हैं। इसी दौरान उन्हें अपने आसपास कई बड़े बड़े वेल्स या शार्क उनके यार्ड के आसपास दिखाई देते हैं। टॉम के मुताबिक किसी बड़े तूफान के आने से पहले वेल्स या शार्क ऐसा ही करती है क्योंकि उन्हें तब लहरों का अंदाजा नहीं हो पाता। लेकिन सभी के चेहरे पे परेशानी साफ झलकने लगी। तभी अचानक उनकी यार्ड को एक जोरदार झटका लगा और बेन एक तरफ जा गिरा। इतने बड़े झटके की वजह जानने के लिए टॉम पानी में गया तो उसने देखा यार्ड पे एक बड़ा डेंट आ चुका है, जो शायद किसी शार्क से टकराने की वजह से हुआ था। ये चेक करने के बाद जब टॉम अपनी यार्ड पे वापस आया तो उसका कंधा थोड़ा जख्मी हो गया था। जूलिया क्योंकि एक डॉक्टर है तो वो टॉम के जख्मों पे स्टिचर लगाती है। इसके बाद टॉम सभी को एक बुरी खबर देता है कि शार्क के डेंट देने की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि किसी को मदद के लिए बुलाए, लेकिन इस समय तो सिग्नल्स भी बंद हो चुके हैं। यहाँ तक कि यार्ड का रेडियो भी कोई सिग्नल पिक नहीं कर रहा था। इस मुश्किल घड़ी में टॉम बार बार रेडियो पे मदद के लिए आसपास के नेटवर्क से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन टॉम को इस बात की भी तसल्ली थी कि वो एक शिपिंग लाइन पे है जहाँ से शिप्स अक्सर गुजरती रहती है। कोई ना कोई उन्हें जरूर देख लेगा। इनकी इन्हीं बातों के दौरान अचानक बाहर से इन्हें जोरदार आवाज सुनाई देती है। बाहर जाकर जब इन्होंने देखा तो एक मेटेरॉइड बिल्कुल जमीन से टकराने वाला था और दूसरा इनकी शिप की तरफ आ रहा था। उससे बचने के लिए टॉम जल्दी से अपनी यार्ड का इंजन ऑन कर देता है। हालांकि वो जानता था अगर उसने ऐसा किया तो उसकी शिप पूरी तरह से खराब हो जाएगी। इस तरह से उसने अपनी फैमिली को तो मेटेरॉइड से बचा लिया, लेकिन उसकी यार्ड के इंजन ने जवाब दे दिया। तभी उन्हें बहुत तेज झटके महसूस होने लगे। टॉम जल्दी से अपनी फैमिली को नीचे ले गया और सबसे पहले अपने दोनों बच्चों को लाइफ जैकेट पहना दिया। इस दौरान भी वो लगातार रेडियो पे सिग्नल ढूंढने की कोशिश करता रहा। तेज झटकों से कैसी को उल्टियां होने लगी। जूलिया को भी चोट लगने की वजह से उसके नाक से खून बहने लगा तो बेन सड़क के यार्ड में और नीचे जा गिरा। समंदर की तेज लहरों ने उनके यार्ड का शीशा भी तोड़ दिया। एक जोरदार आवाज आई और अचानक उनके सामने अंधेरा छा गया। जब सब कुछ शांत हुआ तो सब बेहोश पड़े थे। होश में आने पर जब सभी अपने यार्ड से बाहर आए तो बाहर का नज़ारा देख के वो हैरान हो गए। उनका यार्ड एक ऊंचे चट्टान पे था। क्या हुआ किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। चारों ओर बस बंजर जमीन दिखाई दे रही थी। टॉम ने जब अपना कंपास निकाल के देखा तो वो हैरान हो गया। यहाँ के सभी पोल्स चेंज हो गए थे। नॉर्थ पोल पे साउथ पोल आ गया था, जबकि साउथ पोल पे नॉर्थ पोल। जहाँ पानी था वहाँ अब मिट्टी के पहाड़ रह गए थे। वो समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है क्योंकि समंदर का सारा पानी वहाँ से शिफ्ट हो गया था और अब समंदर की जगह छोटा सा आइलैंड बन चुका था। कैसी को इन सब का इतना शौक लगा कि वो अपने आप को एक कैबिन में लॉक कर अपने बॉयफ्रेंड का फोटो देखकर रोने लगती है। इसके बाद जूलिया बचा हुआ खाना इकट्ठा करने लगी, जबकि बेन अपने बर्थडे के सारे बैलून्स हवा में उड़ाता है कि कहीं अगर कोई जिंदा होगा तो वो उनकी मदद को ज़रूर आएगा। जबकि टॉम रेडियो के ज़रिए किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है।
हालांकि उसे उम्मीद है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि उसे एक रिस्पॉन्स मिला, और ये रिस्पॉन्स एक कैप्टन ने दिया था जो इस वक्त एक छोटी सी सबमरीन में था और समंदर के शिफ्ट होने की कहानी वो भी जानता था। उसके अनुसार ऐसा 700 साल में एक बार होता है, और उस वक्त जब ये घटना हुई तब वो भी टॉम की फैमिली की तरह ही अपनी सबमरीन में था, और वो भी इस हादसे में बच गया। कैप्टन अब टॉम को बोलता है कि अर्थ के जो पोल चेंज हुए हैं उस समय समंदर भी वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, और उस वक्त इसकी लहरें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी। इसीलिए कैप्टन टॉम को सलाह देता है कि तुम कोई ऊंची सी जगह ढूंढो और वहाँ पे चले जाओ, वहाँ पर तुम्हारे बचने के चांसेस ज्यादा है। ये बात सुनते हुए जूलिया तुरंत अपने बच्चों को पैकिंग करने को बोलती है, जबकि टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि आपकी सबमरीन के अंदर भी तो बचने के चांसेस ज्यादा है ना, क्या आप हमारे बच्चों को रख सकते हैं। तब कैप्टन बोलते हैं कि वो ये करना तो चाहता है लेकिन कर नहीं सकता, क्योंकि उसकी सबमरीन बहुत छोटी है, उसके साथी पहले ही मारे गए हैं और ऐसे में बस 2 ही लोगों की जगह उसके सबमरीन के अंदर है। फिर भी टॉम कैप्टन से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ आप किसी तरह दोनों बच्चों को एडजस्ट कर लीजिए। कैप्टन अब उसकी बात मान गए थे और वो अपनी लोकेशन टॉम को दे देता है। लोकेशन जानने के बाद वो जूलिया को बोलता है कि कैप्टन तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 दिन चाहिए, यानी समंदर की लहरों के वापस आने से पहले ही ये लोग अपने बच्चों को सही सलामत उस सबमरीन तक पहुंचा देंगे, जिसके बाद उनकी जान बच जाएगी। अगली सुबह ये फैमिली अपने नए सफर को तैयार थी। तभी टॉम ने देखा कि दूर से एक आदमी अपने डॉग के साथ यहाँ चला आ रहा है। टॉम मदद के लिए उसके पास पहुँचता है। वो आदमी बहुत थका हुआ था, इसीलिए टॉम ने उसे पानी भी दिया। आदमी ने पानी पीने के बाद टॉम को थैंक यू बोलने के बजाय उसी के ऊपर हमला कर दिया। दूर खड़ी जूलिया ने ये सब देख लिया कि वो आदमी एक खंजर से बुरी तरह टॉम पे वार कर रहा है। अब वो जूलिया के पीछे भी भागने लगा। जूलिया जल्दी से अपने बच्चों को बचाने के लिए भागते हुए यार्ड के अंदर जाती है और उन्हें खतरे के बारे में बताते हुए दोनों को कैबिन में छुपा देती है। साथ ही वो कैसी को एक फ्लेयर गन देते हुए बोलती है कि इसे तभी चलाना जब तुम्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े। अभी वो ये सब बता ही रही थी कि किलर यार्ड के दरवाजे तक पहुंच गया। उससे बचने के लिए जूलिया खुद वॉशरूम में चली जाती है। इस भागदौड़ के बीच उसके कंधे पे लगी चोट पे वो टेप लगा देती है। उधर किलर यार्ड की छानबीन करना शुरू कर देता है और उसे जैसे ही खाने को कुछ मिलता है तो उसने तेजी से वो खाना शुरू कर दिया, जैसे वो कई दिनों से भूखा है। खाने के बाद किलर जब जूलिया को मारने के लिए उसके पीछे गया तो उसने देखा कि जहाँ से आवाज आ रही थी वो कैबिन तो खाली था। दरअसल जूलिया बोट में हुए एक बड़े छेद से निकल चुकी थी, लेकिन उसे इस किलर के डॉग ने देख लिया और उसे देखते ही डॉग जोर जोर से भौंकने लगा और उसे चुप करवाने के लिए जूलिया उसे मार देती है और खुद बोट के नीचे छिप जाती है। किलर ने जब दूर से अपने डॉग को मरा हुआ देखा तो वो समझ गया कि जूलिया बोट के बाहर है। अब जैसे ही किलर उसे पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतरा, जूलिया बोट की दूसरी तरफ से एक दूसरे टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाते हुए बोट के अंदर आ गई, लेकिन थोड़ी ही देर में किलर के हाथों पकड़ी गई। किलर उसे बालों से पकड़ते हुए खूब टॉर्चर करता है, उसका गला दबाने लगता है। जूलिया अपने आप को बचाने के लिए बहुत संघर्ष करती है। कैसी, जो केबिन से ये सब कुछ देख रही थी, उसे लगा ये सही मौका है फ्लेयर गन यूज करने का। उसने यहाँ पे फ्लेयर गन चला दी, जिससे उस आदमी को तो ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उनकी यार्ड जलने लगी। अब अपने आप को बचाने के लिए जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को लेकर इस यार्ड से निकल गई। वहाँ से बाहर निकलते समय किलर ने दोबारा जूलिया के ऊपर हमला कर दिया। इस बार जूलिया उसे एक लात मार के पीछे धकेलते हुए बाहर निकल गई। बाहर जाते ही कैसी और बेन अपने डैड की डेड बॉडी देखकर रोने लगे। जूलिया भी अपने हस्बैंड के पास रो ही रही थी कि तभी उसने देखा कि किलर यार्ड से बाहर निकल आया है। यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं है। अपने बच्चों को लेकर वो यहाँ से भागती है। भागते भागते ये लोग काफी थक चुके थे। जब उन्हें लगने लगा कि किलर ने इनका पीछा छोड़ दिया होगा, तब तीनों एक पहाड़ी के पीछे आराम करने के लिए रुकते हैं। लेकिन यहाँ पर भी बेन बस रो ही रहा था। कैसी उसे संभालते हुए पानी देती है, लेकिन बेन ये पानी पीने से मना कर देता है। इसी बीच जूलिया की नजर किलर पर पड़ी, जो उनके पीछे ही खड़ा था। तीनों जल्दी से किलर से बचने के लिए भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते तीनों थक चुके थे, लेकिन पीछे जब भी देखते तो किलर इनके पीछे ही होता। किलर से बचने के लिए ये लोग अब एक ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां जहरीला पानी मौजूद था, लेकिन जूलिया अपने बच्चों को यहाँ से आगे निकलने के लिए बोलती है और यहाँ से निकलते ही बेन की हालत खराब हो गई। जूलिया को एहसास हुआ कि शायद बेन को डिहाइड्रेशन हो चुका है। उनके पास पानी की आखिरी बूंदें थी जो उन्होंने बेन को दे दिया, लेकिन इतने से पानी से कोई फायदा नहीं हुआ।
बेन को इस तरह देख कैसी अपना कंट्रोल खो देती है। उसे अब भरोसा नहीं रहा कि वो लोग जिंदा भी रहेंगे या नहीं। लेकिन जूलिया उसे बोलती है कि मैं जो कह रही हूँ वैसा ही करो, हम आगे बढ़ेंगे और मुझे पता है कि मैं तुम्हें बचा लूंगी। जूलिया के कहने पर कैसी और बेन ने दोबारा चलना शुरू किया और थोड़ी ही दूर जाने पर इन्हें एक प्लेन दिखा जो सालों पहले कभी क्रैश होकर समंदर में गिर गया होगा और आज इस हादसे का गवाह बन गया। ये लोग उस प्लेन के अंदर छुप जाते हैं। यहाँ जूलिया के पास टॉम की एक शर्ट है जिसमें उसे पिछली रात ली गई अपनी फैमिली फोटो मिलती है। इस फोटो को देखते हुए जूलिया बहुत इमोशनल हो जाती है। थके हुए होने की वजह से कैसी और बेन सो गए थे, लेकिन जूलिया बेचैनी में उठकर प्लेन से बाहर आ गई। थोड़ी ही देर में कैसी भी बाहर आ गई, लेकिन जब किलर पीछे से कैसी के ऊपर हमला करने ही वाला था, ठीक उसी समय जूलिया पीछे से आके उस पर हमला कर देती है और उसे स्टैब करते हुए मार डालती है। फाइनली ये खतरा टल गया। इसके बाद जूलिया चैन से सो गई। अगली सुबह उन्होंने देखा कि किलर की बॉडी की हालत बहुत बुरी है। किसी कीड़े ने कुतर कर किलर की आंत तक निकाल दी, यानी खतरा अभी टला नहीं। खैर, अब इन्हें उस सबमरीन तक जाना था जहां पर कैप्टन था। जब जूलिया मैप देख रही थी तब बेन को बहुत प्यास लग जाती है। वो पास के तालाब से पानी पीने लगता है। हालांकि जूलिया ने उसे यहाँ से पानी पीने से मना किया था क्योंकि ये जहरीला तालाब था, लेकिन बेन को तो इतनी प्यास लगी थी कि उसने एक नहीं सुनी। तब जबरदस्ती जूलिया को उसका सर पकड़कर बाहर निकालना पड़ा क्योंकि यही पानी पीने की वजह से बेन बीमार हो चुका था। अब जूलिया और कैसी उसके लिए एक शेल्टर बनाते हैं जहाँ पर अभी उन्होंने कुछ देर आराम किया था कि अचानक जूलिया को अजीबोगरीब आवाजें आने लगी। बाहर जाकर जब उसने देखा तो बहुत सारे क्रैब्स उनकी तरफ बढ़ रहे थे। इनसे बचने के लिए इन्होंने भागना शुरू किया और दूर इन्हें एक बहुत बड़ी शिप नजर आई। ये एक कार्गो शिप थी और इस हादसे का शिकार हुई थी। इस शिप के अंदर बहुत सारे कंटेनर्स थे। इन्हीं कंटेनर्स के अंदर कुछ लोगों ने पनाह ली हुई थी। सामने से आते क्रैब्स के झुंड को देखते ही वो सारे लोग एक कंटेनर में जाकर अपने आप को लॉक कर लेते हैं। जूलिया दरवाज़ा खोलने के लिए उनसे मदद मांगती है, गिड़गिड़ाती है, पर क्रैब्स का एक बड़ा तूफान अब इनके पीछे था। इनसे बचने के लिए बेन और कैसी कंटेनर के ऊपर चढ़ गए और जूलिया ने भी ऊपर चढ़ना शुरू किया, लेकिन तब तक एक क्रैब ने उसे काट लिया। लेकिन जूलिया उसे हटाते हुए ऊपर आ गई। उसने तुरंत अपने जख्मी पाँव को अपने स्कार्फ के साथ बांध दिया और अगले ही पल बेहोश हो गई। बेन और कैसी ने देखा कि वो क्रैब्स कंटेनर के कटे हुए हिस्से से उसके अंदर चला गया और वहाँ के लोगों पर उन क्रैब्स ने बुरी तरह हमला कर दिया। हालांकि जिन लोगों के पास वेपन्स थे उन्होंने वेपन्स के जरिए उन क्रैब्स को मारने की कोशिश की, लेकिन वो कितने ही क्रैब्स को मारते। खैर, सुबह हुई और जूलिया को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो पूरी तरह डर गई क्योंकि ये इतनी खतरनाक जगह थी कि कोई भी मर सकता था। जूलिया उनको खोने के डर से रोने लगी, लेकिन तभी दूर से उसे कैसी और बेन आते दिखाई दिए, जो असल में खाने और वेपन्स की तलाश में गए थे। साथ ही अब यहाँ क्रैब्स भी नजर नहीं आ रहे थे। उन्हें देखकर जूलिया ने राहत की सांस ली। इसके बाद जूलिया अपने जख्मों को देखने लगी, जबकि बेन अपने इकट्ठे किए हुए वेपन्स को। जूलिया अपने रेडियो से कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जो उसे बोलता है कि उसके ऊपर भी सी क्रिएचर्स ने हमला कर दिया है। वो बहुत ही ज़्यादा जख्मी है, इसीलिए अब उनकी मदद नहीं कर सकता। साथ ही उसने जूलिया को ये भी बताया कि समंदर जल्द ही अपनी जगह पर वापस आने वाला है। यही वजह है कि सारे क्रिएचर्स वापस आ गए हैं, लेकिन अब तो इन्हें ये भी नहीं पता कि उस सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि इनका मैप इस भागदौड़ में कहीं खो चुका था। इसीलिए कैप्टन हवा में फ्लेयर गन से शूट करता है और बेन वो डायरेक्शन देख लेता है। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ते हैं। दूर उन्हें अब छोटा सा येलो सबमरीन नजर आ गया, लेकिन उस तक पहुंचना अब इनके लिए नामुमकिन सा लगने लगा, क्योंकि सबमरीन तक पहुंचने के लिए इन्हें टॉक्सिक वेस्ट के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। अब तो कैसी को जूलिया की बातें बकवास लगने लगी थी कि वो अपने बच्चों को बचा लेगी। ये लोग यहाँ पे बहस करते हैं और जूलिया डांटते हुए कैसी को बोलती है, चलो आगे बढ़ो। चलते हुए इनकी किस्मत एक और बार इनका साथ छोड़ देती है और वहाँ इन पहाड़ों के बीच में स्लाइडिंग होने लगती है, जिसकी वजह से जूलिया, जो सबसे पीछे थी, उसके आगे एक बहुत बड़ा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस गई। कैसी उसके बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन तब जूलिया ने उससे वादा लिया कि हर हाल में तुम अपने भाई को बचाओगी। कैसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ जाती है और ये लोग जब सबमरीन तक पहुंचते हैं तो वहाँ इन्हें कोई नहीं मिलता। दोनों बुरी तरह सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगे, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन निकल के आया, जो बुरी तरह जख्मी था। कैप्टन ने उन्हें बताया कि उसके अब बचने के चांसेस बिल्कुल नहीं है और सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं,
ये सुनते ही कैसी वापस पीछे की तरफ मुड़ी जहाँ उसकी मॉम फंसी हुई थी। इस समय जूलिया अपनी बंदूक से अपने करीब आने वाले क्रैब्स को मार रही थी। क्रैब्स उस तक पहुंचने ही वाले थे कि कैसी उसके पास आकर उसे हाथ देती है। उसकी मदद से फाइनली जूलिया वहां से बाहर निकलने में कामयाब हो गई और ये दोनों भागते हुए वापस सबमरीन तक आ गई और बिना देरी के सबमरीन के अंदर बैठ गए। बेल्ट्स लगाते हुए इन्हें सामने से समंदर की एक बहुत बड़ी लहर आती दिखाई दी, जिसके सबमरीन से टकराते ही तीनों बेहोश हो गए। और जब इन्हें होश आया तो वो हैरान हो गए। उनकी सबमरीन इस वक्त पानी में नहीं थी। समंदर की वो बड़ी लहर इनकी सबमरीन को एक शहर के करीब लेकर आ गया, जो शायद इस घटना से पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। लेकिन ये टूटा हुआ शहर जूलिया और उसके बच्चों के लिए एक उम्मीद है, एक नई शुरुआत की उम्मीद। और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है।